जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे जीडी कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में कि हमारे अनुमान के हिसाब से जीडी कांस्टेबल की जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। हमारे द्वारा जो एनालिसिस किए गए हैं उसके अनुसार हमने ये निर्णय लिया है कि इसकी जो कट ऑफ क्या जा सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहा और उसमें एग्जाम किस प्रकार से आया और टोटल जो है पदों की संख्या क्या रही और पर पद के अनुसार इसमें कुल कितने जो प्रतिभागी हैं वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कंपटीशन कितने के अंदर है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि टोटल जो एग्जाम हुए हैं उसके बाद में स्थिति क्या बनी और इसके बाद में इस पर क्या प्रभाव रहा कि टोटल कंपटीशन एक सीट पे कितना लगभग रहा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि आज के अनुसार हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर जो टोटल पद जो है, टोटल पदों की अगर हम संख्या की बात करें तो इसके अंदर जीडी कांस्टेबल में 26,146 जो पद हैं उनको शामिल किया गया था। 26,146 पदों के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया था। और इसके बाद में ये जो है इसकी लगभग 12 मार्च को परीक्षाएं जो है संपूर्ण संपन्न की जा चुकी हैं। और इसके बाद में हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पर आज हम आपसे कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इसके बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ी सी इसके एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहा और इसमें स्तर जो है किस प्रकार से रहा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर 20% किसके इंक्लूड किए गए थे, मैथ के, और 20% ही इसके अंदर रीजनिंग के जो है शामिल किए गए थे। और इसके अंदर हिंदी व इंग्लिश के भी 20% इसके अंदर शामिल किए गए थे। और इसके बारे में बात करें हम इसके बाद में कि जीके प्लस जीएस और प्लस करंट अफेयर के भी इसके अंदर 20% शामिल किए गए थे। तो इसके अंदर टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी आपके सामने वो थी, टोटल आपके सामने 80 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने थे। और आपके सामने जो टाइम था, टाइम पीरियड वो था 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर आपको 80 जो प्रश्न है उनको हल करना था। लेकिन इसके बारे में अगर हम बात करें तो कि इसका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहा और बच्चों ने इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया, तो इसके अंदर जब हमने लोगों से चर्चा की, विभिन्न पोल के माध्यम से, स्टूडेंट से जाकर के हमने बात की, विभिन्न एकेडमियों से जब हमने बात की, तो इसमें पाया कि जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर 50% जो एग्जाम है, एग्जाम जो है उसके अंदर 50% जो पेपर जो है वो आसान भाषा में रहा, आसान रहा कि 50 ऐसे जो हैं परसेंट के विद्यार्थी जिन्होंने पेपर जो है सामान्य स्तर से किया और लगभग ये 50% का पोर्शन सभी का ही अच्छा गया है। और उसके बाद में बात करें तो 30% ऐसा पोर्शन था एग्जाम के अंदर जो थोड़ा सतर का था, जिसके अंदर थोड़ा सा सामान्य स्तर से थोड़ा सा बड़ा स्तर जो इसके अंदर पूछा गया वो लगभग 30% का था। और जो कठिन स्तर पूछा गया वो 20% के आसपास जो था कठिन स्तर इसके अंदर पूछा गया। तो इसके अंदर एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से रहा कि 50% प्रश्न इसमें आसान पूछे गए, स्तर के प्रश्न 30% पूछे गए और 20% प्रश्न जो है उनका स्तर अच्छा था। और विद्यार्थी जो है इसको अधिक अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि आसान पेपर आया है और उन्होंने बहुत सारी इसके अंदर क्या कर दी, गलतियां कर दी हैं। क्योंकि इसके अंदर पर जो है 1/8 जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी कि आपकी 1/8 नेगेटिव मार्किंग काउंटिंग की जाएगी कि अगर आपके 8% गलत होते हैं तो आपका जो 1% का मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। तो बच्चों ने जो क्या है इसके अंदर सबसे ज्यादा अटेम्प्ट पर्सन करने की कोशिश की और उन्होंने यही अपनी जो गलती है उसको दोहराया सभी एग्जामों के अंदर कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके 80 जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें से लगभग 75% जो है लोगों ने इसके आंसर देने का प्रयास किया या 75 से ज्यादा जो प्रश्न है उनके आंसर देने का प्रयास किया, जिसके प्रयास में उन्होंने क्या कर दी, बहुत सारी गलतियां कर दी और इसके अंदर बच्चों के जो क्या है प्रश्न जो है वो गलत हो रहे हैं। तो जब हमने विभिन्न एकेडमियों के माध्यम से, विभिन्न पोल के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल के एनालिसिस के आधार पर हमने जब इसका सर्वे किया तो हमने पाया कि इसके अंदर
बच्चों ने जो प्रश्न जो है बहुत सारे गलत किए और वर्तमान में वो उसको खुद को ठीक मान रहे हैं, लेकिन जब इसकी आंसर की आएगी तब हम इसकी वास्तविकता से क्या हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। अर्थात इसकी वास्तविकता जो है वो कुछ अलग है और अभी वर्तमान में एग्जाम के बाद में जो स्थिति जो बन रही है वो लोग अलग बता रहे हैं। तो हमारा आपसे प्रयास है कि हम आपसे जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में अवगत कराएं कि बच्चों की वास्तविक स्थिति किस प्रकार से रही और इसकी कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। तो हमने जितने भी एनालिसिस किए उसके आधार पर हमने ये अनुमान लगाया कि सामान्य की कट ऑफ क्या जाएगी, ईवीएस की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, एससी और एसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। उसको हमने 4 अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा है, जिसमें पहले हमने सबसे पहले बांटा है 1 नंबर पे कि उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर जो एग्जाम करवाया गया था, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इनके अंदर जो एग्जाम करवाया गया था उसमें जो है सामान्य की और अन्य कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके बाद में कि मध्य भारत के अंदर जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो राज्य हैं इनके अंदर जो है किस प्रकार का एग्जाम आया और उनके अंदर मेरिट का स्तर क्या रह सकता है। उसके बाद में पूर्वी भारत के जो राज्य हैं जैसे नागालैंड हो गया, दूसरे जो राज्य हो गए, उनके अंदर जो है एग्जाम किस प्रकार का रहा और वहाँ किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज की गई और उनका जो है पैटर्न क्या रह सकता है। और इसके बाद में हमने बात की कि डायरेक्ट जोन वाले जो राज्य हैं उनके अंदर स्तर किस प्रकार से रहा, उपस्थिति क्या रही। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर जब एग्जाम में फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो इसके अंदर 26,146 पदों पे लगभग 27 लाख के आसपास जो फॉर्म है वो अप्लाई किए गए थे। और जब एग्जाम इसका संपन्न किया गया तो लगभग 30 लाख के आसपास, 31 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, लगभग 15%, 20% विद्यार्थी जिन्होंने इस एग्जाम में भाग ही नहीं लिया। इसलिए इसके अंदर जो कंपटीशन जो है वो घट गया है। पहले लगभग 122 के आसपास कंपटीशन था, अभी इसके अंदर कंपटीशन घट करके और भी कम रह गया है। अब हम बात करेंगे आपके सामने कि इन राज्यों के अंदर जो हमने अलग अलग डिवाइडेशन किए हैं, इन राज्यों में जो है कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनरल की जो मेरिट है वो उत्तरी भारत के राज्यों में किस प्रकार से रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल की या सामान्य की, तो जनरल की जो मेरिट जो है वो हमारे अनुसार से उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें 130 रहने का अनुमान है। लगभग 130 जिसके नंबर बन रहे हैं 160 में से, उसका लगभग जो है फिजिकल के लिए वो क्लियर कर सकता है। उसके लिए क्या है, हमने जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको बोलते हैं, फिजिकल जो बोलते हैं, उसके लिए वो क्वालिफाई कर सकता है। दूसरी बात कि ईवीएस की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो हमारे हिसाब से 124 जिसके नंबर हैं, 1 या 2 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे हिसाब से लगभग 124 नंबर जिसके हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। और बात करें इसके बाद में ओबीसी की, तो ओबीसी का जो विद्यार्थी है इस बार ईवीएस से ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर। उसका प्रमुख कारण यह है कि इसके अंदर जो है ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा सबसे ज्यादा भाग लिया गया था, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ में उछाल देखने को मिल रहा है हमारे अनुमान के अनुसार। तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 125 रह सकती है, जिसके लिए उनको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें एससी की, तो एससी की लगभग 110 से 111 या 12 जो है अनुमान हमारे हिसाब से रह सकती है। अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग 102 से 105 के मध्य इसकी रहने की संभावनाएं हैं, बन रही हैं कि जिसके 102 से 105 नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद में हम बात करें कि मध्य भारत के राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसे बहुत सारे राज्य जो हैं उनके अंदर क्या मेरिट का स्तर रह सकता है। तो जनरल की जो मेरिट है वो 110 से 112 रहने का अनुमान है कि जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई कर सकता है। 102 से लेके 104 नंबर तक इसके अंदर क्वालिफाई कर सकता है जिसके भी ईवीएस में बन रहे हैं। और ओबीसी की बात करें तो 104 से लेके लगभग 107 या 108 जिसके नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। और बात करें एससी की तो 93 से 95 नंबर जो है जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। बात करें एसटी की तो लगभग 85 से 86 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। अर्थात उसके लिए जो फिजिकल का बुलावा आ सकता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अपनी फिजिकल या शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए उस पर मेहनत शुरू कर दीजिए। इसके बाद में हम बात करें कि पूर्वी भारत को जो राज्य हैं उनमें
एग्जाम का स्तर किस प्रकार से रहा और उसके अंदर उपस्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। तो इसमें उपस्थिति लगभग 60% के आसपास दर्ज की गई और एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपके सामने है कि एग्जाम का स्तर सभी के लिए समान था, एक जैसा था। लेकिन उसके अंदर जो सामान्य स्थिति क्या बन रही है कि अगर हम बात करें जनरल की, तो जनरल के अंदर जिसके भी 98 से लगभग 100 नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर खुद को क्वालिफाई मान सकता है, वो इसके अंदर खुद को सेफ जोन में मान सकता है। इसके बाद में हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस लगभग 94-95 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर खुद को सेफ जोन में मान सकता है। उसको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। इसके बाद में बात करें तो ओबीसी की लगभग 95 से 97 नंबर जाने की संभावनाएं लगभग बन रही हैं, क्योंकि यहाँ भी जो ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ज्यादा भाग लिया था, तो यहाँ जो मेरिट है वो भी लगभग ईवीएस से 1 या 2 नंबर अधिक जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद में बात करें हम एससी की, तो लगभग 86 या 87 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई करेगा। बात करें हम एसटी की, तो एसटी की भी लगभग 80 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर खुद को क्वालिफाई मान सकता है या सेफ जोन में मान सकता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट जोन वाले जो क्षेत्र है उनके अंदर किस प्रकार से उपस्थिति दर्ज की गई और उनमें क्या स्तर रह सकता है। तो हम बात करें कि इसके अंदर जो उपस्थिति है लगभग 48 से 50% उपस्थिति दर्ज की गई थी। तो इसके अंदर मेरिट का जो स्तर है वो सबसे ज्यादा निम्न रहेगा, क्योंकि इसके अंदर उपस्थिति भी कम रही और इन राज्यों के अंदर कंपटीशन भी कम रहेगा। तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले कि जनरल की मेरिट क्या रह सकती है, तो हमारा अनुमान है लगभग 90 से लेकर 92 नंबर जिसके बन रहे हैं वो इसके अंदर जनरल का विद्यार्थी खुद को सेफ जोन में मान सकता है। अगर हम ईवीएस की बात करें तो लगभग जिसके 84-85 नंबर बन रहे हैं वो खुद को सेफ जोन में मान सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लगभग 89 या 90 नंबर जिसको मान 90 नंबर जिसके भी विद्यार्थी के बन रहे हैं डार्क जोन वाले क्षेत्र में, तो खुद को सेफ जोन में मान सकता है। और अगर हम बात करें एससी की, तो एससी से लगभग 72 से लेकर 75 नंबर जिस भी विद्यार्थी के बन रहे हैं वो अपने को इसके अंदर क्वालिफाई मान सकता है, शारीरिक दक्षता के लिए उसको बुलावा आ सकता है। और जिसके लगभग 65 या 67% जिसके भी एसटी के अंदर ठीक हो रहे हैं वो खुद को इसके अंदर सेफ जोन में मान सकता है। तो हमारे हिसाब से जो इसके अंदर 4 जो क्षेत्रों में बांटा गया था, उत्तरी भारत के राज्य है, मध्य भारत के राज्य है, पूर्वी भारत के राज्य और डार्क जोन वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर, तो सबसे ज्यादा मेरिट रहने का अनुमान है उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मेरिट रहने की संभावना है, क्योंकि उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी थी और उनमें कंपटीशन भी अधिक देखने को मिला था और यहाँ मेरिट ज्यादा जाने की संभावनाएं बन रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे स्तर की, तो जो मध्य भारत का राज्य है उसके अंदर भी मेरिट जो है वो लगभग उत्तरी भारत के राज्यों के समांतर ही जाएगी। लेकिन बाद में अगर हम बात करें कि पूर्वी भारत और डार्क जोन वाले क्षेत्र हैं उनमें मेरिट का स्तर जो है इससे निम्न रहेगा। इसका कारण क्या है कि यहाँ उपस्थिति भी क्या रही थी, कम रही थी और यहाँ जिसके कारण जो पेपर है उनका स्तर इतना अच्छा नहीं गया लोगों का और इस कारण से यहाँ की जो मेरिट है वो थोड़ी निम्न रहने का कारण है। इसके लिए सबसे बढ़िया आपका प्रयास ये रहेगा कि आप हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उसको एक बार जरूर देखें और उस पर आप अपने कमेंट जरूर दें कि हमारे द्वारा जो आपके लिए एनालिसिस किया गया है वो आपको किस प्रकार से लगा। और हमारा पुनः आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए जिसका नाम है भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारे द्वारा जो आपको बोल दिया गया वो आपको किस प्रकार से लगा। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।